तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, आदाब। मैं फिर हाजिर हूँ वही शो लेकर जिसका रहता है आपको इंतज़ार। कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में मैं ज़रीना वहाब आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर कामयाबी शब्द को टुकड़ों में बांटा जाए तो उसके कई मतलब निकलते हैं, जैसे का से काम, माँ से मेहनत, या से योग और बी से बुलंदी। इन सब को मिलाकर एक शब्द बनता है कामयाबी। जिसने भी इस शब्द का मतलब जान लिया हो तो उसे कामयाबी पाने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे आज के मेहमान ने कामयाबी पाने के लिए बहुत मेहनत की और ये शब्द उनके लिए बहुत बड़ा है। उनकी कामयाबी तक पहुंचने का राज जानते हैं। पहले आप एक काम की झलक देख लीजिए। दोस्तों, हमारे आज के मेहमान कलाकार का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के बलिया में। इनके परिवार में माँ बाप के अलावा 2 बहनें और 2 भाई थे। पिता पोस्टल डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। हमारे मेहमान को फिल्में देखने का बहुत शौक था, पर बलिया में कोई ऐसा सिनेमा हॉल नहीं था जिसमें नई फिल्में रिलीज होती हों। इसलिए ये बलिया से 180 किलोमीटर दूर बनारस में फिल्में देखने जाया करते थे। एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। फिल्मों ने इस शौक को परवान चढ़ाया और इनके कदम बलिया से दिल्ली की तरफ निकल पड़े। एनएसडी में दाखिले की कोशिश की, पर वहां काम नहीं बना। पर वहां के कुछ टीचर्स ने इनका हौसला बनाए रखा। आखिर दिल्ली में ही इन्हें नाटक करने का मौका मिल गया और इनकी प्रतिभा निखरने लगी। बस वहीं से इन्हें इनका पहला सीरियल मिला, जो भारत के सबसे बड़े साइंस फिक्शंस में से एक था, जिसमें इन्होंने विलेन की भूमिका निभाई थी। इस रोल के बाद तो ये घर घर में पॉपुलर हो गए। फिर फिल्मों का दौर भी आया और वहां भी इन्होंने जमकर काम किया और कर रहे हैं। तो स्वागत कीजिए टीवी और फिल्मों के जाने माने खलनायक शैलेंद्र श्रीवास्तव का। ये थे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। शैलेंद्र जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ वेलकम। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आइए बैठिए। शैलेंद्र जी, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी। आपकी पर्सनालिटी माशाल्लाह ऐसी लगती है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं आप, जबकि आपने मेरे साथ काम जब किया था पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए थे। जी जी जी, जी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप पुलिस वाले ही हैं। शुक्रिया। अच्छा, पहले मैं आप बलिया के बारे में जानना चाहती हूँ। बलिया के बारे में मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने मनोभावों को व्यक्त करूं बड़ी विनम्रता के साथ। राहत इंदौरी साहब की गज़ल की कुछ पंक्तियां हैं, उनसे करना चाहूँगा। जी ज़रूर, इरशाद। कि मैं लाख कह दूं कि आकाश हूँ, ज़मीं हूँ मैं, मगर उसे तो खबर है कि कुछ नहीं हूँ मैं। सितारों सितारों आओ मेरे सामने बिखर जाओ, ये मेरा हुक्म है, हालांकि कुछ नहीं हूँ मैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो बलिया में मेरी शुरुआत जो हुई वो बहुत ही संघर्षपूर्ण थी। मेरे पिताजी स्वर्गीय लल्लन बीए, वो बहुत बड़े कवि थे अपने इलाके के, और गवर्नमेंट सर्वेंट थे, पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते थे, हार्ट पेशेंट थे। तो बहुत ज़्यादा बिस्तर पे रहते थे, बेड पे रहते थे, हॉस्पिटल में एडमिट होते थे। तो तनख्वाह कम ही आती थी, तो बड़े अभाव में वो ज़िंदगी हमारी गुजरी। जी। कई बार तो ऐसा भी होता था कि हॉस्पिटल के बेड के नीचे बैठ के हम पढ़ाई करते थे और सुबह जाके एग्ज़ाम देते थे। तो बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जी। और फिल्मी दुनिया, फिल्मों के लोग, आप लोग
मुझे दूसरी दुनिया के लोग लगते थे। हाँ। हम सोचते थे पता नहीं ये कहाँ के लोग हैं जो बड़े बड़े पर्दे पे आते हैं, और हम तो पता नहीं कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। और कभी हिम्मत भी की दोस्तों से कुछ कहने की, तो दोस्त लोग मजाक उड़ा दिया करते थे कि शक्ल देखी है, कितने काले हो, ऐसे काले लोग, ऐसे लोग फिल्म में आते हैं क्या? तो और हौसला टूट जाता था। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की ख्वाहिश थी। और आपके परिवार में आपके अलावा और कौन कौन थे? भाई बहन कितने थे? मेरी आप? 2 बहनें हैं, और 2 बहनें थी, मतलब एक की तो मृत्यु हो गई। सॉरी। 3 भाई थे, उनकी में से एक की डेथ हो गई, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बलिया का एक किस्सा बड़ा अजीब सा है कि हम लोग कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। तो मेरे एक दोस्त हैं वहाँ बलिया में, आज भी वहाँ थिएटर में अच्छा काम कर रहे हैं, वो विवेकानंद सिंह जी। विक्की उनको हम प्यार से कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम कुछ साइकिल से कहीं दूर लंबी यात्रा करें। तो हमने कहा कहाँ चलें, पैसे तो घर में होते नहीं थे। हम लोग कहे कि साइकिल से जा सकते हैं भैया, क्योंकि आप टिकट कटाने के पैसे तो हैं नहीं। तो उन्होंने कहा चलो काठमांडू चलते हैं, हाँ। और हमें कुछ क्लब वगैरह मदद कर देंगे तो हमें पैसे भी मिल जाएंगे। साइकिल पर? साइकिल पे, ऑर्डिनरी साइकिल, ये आजकल की गियर वाली साइकिलें नहीं जी। आजकल तो लाख लाख 1.5 लाख की साइकिलें हैं, वो हमारी साइकिलें तो 300-400 बलिया से रुपए की। काठमांडू तो जी। बहुत दूर है। जी जी, कितने करीबन किलोमीटर होगा आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से 650-700 किलोमीटर, जिसमें 10,000 फीट की ऊंचाई चढ़नी पड़ती है। जी। और उस त्रिभुवन राजपथ उसका नाम है, जो पहाड़ी है, वहाँ से आपको गुजरना होता है, बड़ी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। तो हौसला किया हमने, कोशिश की, और कोशिश के बाद वहाँ कामयाबी भी मिली। तो वहाँ के राजदूत कितने दिन लगे आपको जाने में? हमें 6 दिन लगे थे। नॉट बैड। हाँ, 6 दिन लगे थे। 6 दिन बल्कि 7वें दिन सुबह हम पहुँचे थे, और आने में कम लगा क्योंकि जो उधर से जो ढलान थी। मतलब एक दिन में आप 100 किलोमीटर चलाया करते थे? मतलब 6 दिन अगर लगभग जी। और काफ़ी स्पीड होती थी हमारी साइकिलों की। और ओके। जवान तो थे, कितने हौसला लोग था। थे? हम चले तो 5 लोग थे, लेकिन 2 लोग डर के मारे रास्ते में ही वापस हो गए। और पैरों पे तो बहुत जी, आपको जी। मेहनत करनी तो पड़ी 3 होगी। लोग पहुंच पाए, जी। और वो सफलता हमें, वो कामयाबी हमें इतनी अच्छी लगी और इतना प्यार मिला कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में हमारे नाम हम छपने लगे। तो उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी कि हमारे जी। उसके लिए कोई पुरस्कार भी मिला था आपको? पुरस्कार हमारे जो स्कूल थे वहाँ से हमको सम्मानित किया गया था। सम्मानित किया गया था। फिर जब मैं कॉलेज में गया तो फिर दिमाग में आया कि कुछ और किया जाए। हाँ। तो स्कूल कॉलेज में थिएटर में तो काम करते ही थे, उसके अलावा फिर हमने कहा चलो इस बार भूटान चलते हैं। तो फिर भूटान चले गए साइकिल से। ओह माय गॉड, उसके लिए कितने दिन लगे? वहाँ भी हमको करीबन 7-8 दिन लगे थे भूटान जाने में। मतलब और वहाँ I के think उस it's समय amazing. हमारे इंडियन जो एम्बेसडर थे मिस्टर सलमान हैदर, बाद में वो चीफ सेक्रेटरी थे हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के, वो उन्होंने बहुत आश्चर्य जताया कि आप लोग यहाँ कैसे आ गए इस ऑर्डिनरी साइकिलों से। Exactly. वो एम्बेसी से बाहर निकल के आए हमारी साइकिलें देखने के लिए। हाँ। साइकिलें देखी, बोले इन साइकिलों पे आ गए आप? हमने कहा हाँ साहब आ गए। आपको साइकिल में बीच में कहीं परेशानी नहीं की, या आपको तो हमको मरम्मत करवानी पड़ती हम थी? जानते थे पंचर ठीक कैसे करना है। अच्छा। और अगर थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम उसको कैसे ठीक कर लेंगे, ये हमें आता था। तो आपको तो स्पोर्ट्समैन बनना था, आप एक्टिंग की तरफ कैसे आ गए? वो इसलिए कि हमारे बलिया में कोई स्टेडियम नहीं था, कोई ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं थी, तो और कुछ समझ में नहीं आता था। और इस बीच हमारे पिताजी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब बलिया में ट्रीटमेंट हो नहीं पाएगा। तो उनको एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दिल्ली भेजा गया। जी। दिल्ली में ट्रीटमेंट कराने के बाद थोड़े से नॉर्मल हो गए थे वो। उन दिनों मुझे याद है 82 में एशियन गेम्स हो रहे थे। जी। एशियाड। हाँ। तो मैंने पापा को बोला मुझे टिकट बुक करा दो, मुझे सब देखना है। हाँ। उन्होंने टिकट बुक करा दिया। मैं आया, दिल्ली आया। और नहीं, दिल्ली आने से पहले मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी। बलिया जी। बलिया से है बात। बलिया से सुना आप 180 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाते थे फिल्में देखने के लिए। जी कहाँ जी जाते जी थे जी आप? वो वाराणसी हाँ। जाते थे हम लोग फिल्में देखने के लिए। जी। कई बार तो ट्रेन में जाते थे, कई बार साइकिल पे चले जाते थे। और बलिया में सिनेमा हॉल नहीं थे? बलिया में थे, लेकिन नई फिल्में नहीं लगती थी। नई फिल्में अच्छा, नई वाराणसी में फिल्मों का लगती थी। शौक। जी जी जी। ओ 180 आपकी किलोमीटर फिल्म देखने के लिए सावन को आने दो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो उसके लिए हम गए थे बनारस। अच्छा। तब कभी सोचा भी नहीं था कि आपके साथ ऐसे बैठेंगे। और मैंने ऐसी बातें कभी किसी से नहीं सुनी जो आप सुना रहे हैं। आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बता रहा हूँ, हम लोग उस वक्त ये सोचा भी नहीं था कभी कि आपके साथ रक्त चरित्र में काम करूंगा, या कभी आप
इस तरह से मेरा इंटरव्यू ले रही होंगी, जी। तो ये भी मेरे लिए एक कामयाबी है। सो दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, आप एशियाड की बात कर रहे थे, सॉरी जी। बीच में मैंने आपको रोक दिया था। तो एशियन गेम्स देखने आया था मैं, फर्स्ट डे ओपनिंग शो देखा, बहुत ग्रैंड शो था। ऐसा शो हमने सोचा भी नहीं था, मतलब सपने वाली बात थी। जो जी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में था वो, उसमें वहाँ फर्स्ट टाइम मैंने अमिताभ बच्चन साहब को देखा। वो स्वागतम अथा स्वागतम का अनुवाद किया था उन्होंने अंग्रेज़ी और हिंदी में। तो वो भी एक सपना सा दिख रहा था कि ये सपना सत्य हो गया, दिख गए अमित जी, दिख गए। उसके बाद अचानक दिल्ली में एक फीवर चला, डेंगू फीवर, हाँ, जिससे हम सभी लोग ग्रसित हो गए। तो मेरे छोटे भाई की उस फीवर के कारण डेथ हो गई। ओ, और पिताजी तो हृदय रोगी थे ही, तो इतना सदमा लगा इनका। आपसे छोटे थे या बड़े थे? मेरे छोटे थे। छोटे थे आपसे। कि उस सदमे में 28 दिन के बाद उनकी भी डेथ हो गई। अरे, और उसके बाद परिवार टूट गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ट्रेनिंग लेने का, एक्टर बनने का जो मैं सपना सजोया हुआ था, सारे स्वप्न धाराशायी हो गए, टूट गए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लेक्चरर्स थे, जो प्रोफेसर थे, जो टीचर्स थे, जी, उनसे मैं मिलता रहता था, क्योंकि मैं वहाँ एडमिशन चाहता था। तो मैं पूछता था कब फॉर्म भरना है, कैसे करना है। तो उन लोगों ने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जीवन कभी कभी इतने संकट में आपको डालता है, आपको इतनी तकलीफ़ें देता है कि आप उससे बहुत कुछ सीख जाते हैं। हम मानवीय भावनाओं को तो दर्शाते हैं, बिल्कुल। मानवीय भावनाएं हम दर्शाते हैं। तो उसके लिए आपको जो स्वयं का इस वक्त अनुभव हो रहा है, जी, ये भी आपको कुछ प्रेरणा दे रहा है। बिल्कुल। तो आप उन भावों को याद रखिए, उस दुख को याद रखिए। दिल्ली आपका आना कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे एक जी। छोटा सा ब्रेक लेकर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शैलेंद्र जी से, और छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से। हाँ, तो आप बता रहे थे आपके साथ जो भी हुआ है, लेकिन जैसे पिताजी के देहांत के बाद सारी जिम्मेदारियां आप पर आ गई होंगी, जी। तो फिर आपके सपने तो टूट गए, बिखर गए, जो भी है। धाराशायी हो गए थे उस वक्त। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोगों ने कहा कि देखिए, जीवन भी कभी कभी बहुत कुछ सिखाता है। इस वक्त जो आपके मनोभाव हैं उन्हें याद रखिए, कभी एक्टिंग के लिए काम आएंगे। जी। और ट्रेनिंग नहीं भी मिलती है तो क्या है, आप हमारे साथ थिएटर कर सकते हैं। तो शाम को उनके वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स थे। तो वहाँ एडमिशन नहीं मिला आपको? एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया मैंने। अच्छा, क्योंकि, अप्लाई नहीं किया, अब ओके। घर संभालना है, जी, आप कोई जॉब कीजिए, फैमिली संभालिए, कुछ कीजिए, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। बिल्कुल। भाइयों को पढ़ाना है, बहनों की शादी करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे लिए उनके लाइब्रेरी के दरवाजे खुले हुए थे। मैं जाके जो पुस्तकें पढ़ता था, पढ़ना चाहता था, पढ़ता था। और उन लेक्चरर्स के साथ उनके डिफरेंट ग्रुप्स थे, जी, जिसमें मैं शाम को थिएटर करता था। तो एक ग्रुप था ब्रैक्टियन मिरर, जिसके अमिताभ दास गुप्ता डायरेक्टर थे। हाँ, वो NSD पास आउट थे। जी जी। और वो उनके साथ मैंने थिएटर की बेसिक ट्रेनिंग ली। तो श्री श्री गणेश महिमा मेरा पहला नाटक था, जो महाश्वेता देवी ने लिखा था। वो हमारा नाटक देखने आई थी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। और उन्होंने मेरा कैरेक्टर बड़ा पसंद किया था। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद NSD के ही हैं रोबिन दास, उनके साथ नाटक किया। लाला हजारिका, उनके साथ मैन विदाउट शैडोज़ किया। जी। तो थिएटर अच्छा चलता रहा। फिर अभी राजेंद्र नाथ जी थे, उनका बड़ा सीनियर ग्रुप के लोग थे वहाँ पे। SM ज़हीर साहब का नाम आप जानती होंगी। जी हाँ, जी हाँ, सुना। SM ज़हीर साहब हमारे सीनियर थे वहाँ पे। उनसे बड़ा प्यार मिला, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। जी। अपने छोटे बच्चे की तरह मानते थे मुझे। तो हम लोगों ने एक प्ले किया था उनके साथ, विजय तेंदुलकर जी का जात ही पूछो साधु की। हाँ, उसमें चेयरमैन कक्का जी का रोल मैंने किया था, ज़हीर भाई के साथ। हाँ, तो वो बड़ा ही एक अनोखा अनुभव था। वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब उसमें पंचेज ऐसे थे कि हम लोग डायलॉग बोलते थे, ऑडियंस तालियां बजाना शुरू कर देती थी। हमको स्टेज पे फ्रीज होकर रुकना पड़ता था कि जब तक तालियां रुक ना जाएं,
तब तक हम आगे के डायलॉग ना बोलें, नहीं तो लोग सुन नहीं पाएंगे। जी, मतलब आप एनएसडी नहीं जा पाए, उसका कोई अफसोस भी अब नहीं हुआ, अफसोस नहीं है, because क्योंकि आप तो एक्टिंग की जो बारीकियां थी वो मैंने समझ गए थे एनएसडी हम, के हाँ। लोगों से ही सीखी। जी। हालांकि एक निरंतर यात्रा है, आप अभिनय जीवन भर सीखते रहते हैं, मैं आज भी सीख रहा हूँ। हाँ, आप लोगों को फिल्मों में एवरी देख देख स्टेज के इज सीखा है। लर्निंग स्टेज, यस ऑफ कोर्स। जी जी जी, आप लोगों को फिल्मों में जब देखता था उस ज़माने में, तब भी सीखता था कि ये कैसे सहज, कितना सामान्य नेचुरल एक्टिंग कैसे की जाती है और कैसे कर रहे हैं ये लोग। जी। तो मैंने बहुत कुछ देख देख के सीखा है, ऑब्जर्व करके सीखा है, लोगों को पढ़ के सीखा है, पुस्तकों से, किताबों से, अपने गुरुओं से, उन सब का बड़ा आभारी हूँ। और जब मैं मैन विदाउट शैडोज़ कर रहा था तो उसी ज़माने में मुझे स्टेज पे ही जब ग्रीन रूम में एक ऑफ़र आया कि आपसे अशोक तलवार साहब हैं जो इंडिया का पहला साइंस फिक्शन सिग्मा, स्पेस सिटी सिग्मा बना रहे हैं, हाँ, जिसमें मुख्य खलनायक ज़खाकू के लिए वो चाहते हैं कि आप करें काम। तो आप ये भी प्ले था। प्ले में मैं काम कर रहा था। जी। प्ले ख़त्म हुआ तो उसके ग्रीन रूम में उनका आदमी कोई आया था मुझे मिलने के लिए। हाँ, तो मैंने कहा मैं कल आऊँगा, आज तो शो है, अभी मैं एक शो और था। जी। तो मैंने कहा आज एक शो और करने के बाद मैं कल सुबह उनसे मिलूँगा। मैं गया तो उन्होंने बताया कि मैं इंडिया का पहला साइंस फिक्शन बना रहा हूँ और स्पेस वर्ल्ड के बारे में है, एंड यू आर प्लेइंग द गैलेक्सी किंग, जो पृथ्वी को तबाह कर देना चाहता है। उस ज़माने में एक ही चैनल हुआ करता था, DD1। जी। तो DD1 भी नहीं बोलते थे, उसको दूरदर्शन ही बोलते थे। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं करूँगा। रोल बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा आपको हेड शेव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हड्डियों का इफेक्ट आता था सर पे, हाँ, और पूरे फेस को रफ किया जाता था मेकअप से, जिसके लिए मुझे 8 से 9 घंटे मेकअप के लिए बैठना पड़ता था। ओह माय, तो फिर कितने घंटे शूट कर पाते थे आप? मैं रात को आके इजी चेयर पे लेट जाता था, हाँ, मेरा मेकअप चालू हो जाता था जी। और अगली सुबह मुझे कहा जाता था कि अब आप शूटिंग कीजिए। हाँ, टफ था, बहुत टफ रोल था, जी। लेकिन उससे पॉपुलैरिटी मुझे इतनी मिली कि उन दिनों दिल्ली में सड़क पे चलना मुश्किल होता था और बच्चों का बड़ा फेवरेट हो गया था मैं। सीरियल का क्या नाम था वो? स्पेस सिटी सिग्मा। स्पेस सिटी सिग्मा। सिग्मा, हाँ, सिग्मा तो ओ जी, सिग्मा जी, के नाम जी, से जान, जी, यस, यस। सिग्मा के नाम से ज्यादा पॉपुलर हुआ था वो। हाँ, वो महाभारत खत्म होती थी जी, और जी। महाभारत के तुरंत बाद वो शुरू यस, होता यस, था। ऑफ कोर्स, मुझे याद है। जी जी जी। हाँ, तो उससे वो भी, मैं जैसा कि मैंने कहा आपसे कि कोशिशें मैंने शुरू से बहुत ही की जी। और धीरे धीरे जो कामयाबी मिली तो वहाँ पहुँचने के बाद लगता था अब इसके बाद क्या। तो बाद में समझ आया कि कामयाबी तो एक निरंतर यात्रा है, सतत चलती रहती है। हाँ, आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि ये कर लिया तो अब खत्म हो गया। तो कामयाबी बहुत दूर है, आज भी मैं मानता हूँ। और वहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सिग्मा के लिए जब मुझे साइन किया गया था, उसके 2 दिन बाद मुझे कर्नल कपूर साहब ने कॉल किया जिन्होंने फौजी बनाई थी। फौजी, हाँ, मैंने जी। सुना था, जी जी सुना था जी। ये। तो फौजी के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और 3 ऐसे सामने मेरे स्क्रिप्ट रख दी और बोला कि ये रोल आपको करना है। मैंने कहा हाँ सर करूँगा। तो बोले कि कोई और प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ मैं सिग्मा कर रहा हूँ, उसके लिए सिर मुड़ाना है मुझे। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा तो फौजी का रोल है, आपको छोटे छोटे बाल होंगे, सिर मुड़ाना नहीं है आपको। तो नहीं, ये तो ऐसे कैसे कर पाएंगे आप, देख लीजिए आप या तो वो सीरियल कर लीजिए या ये सीरियल कर लीजिए। सिग्मा में पहले साइन कर चुका था। मैंने कहा सर एथिकली ये गलत होगा कि मैं उनको मना करूं। बिल्कुल। बाद में मुझे पता चला कि वो रोल शाहरुख खान साहब ने किया। हाँ, पता है। खैर मुझे कोई अपने बारे में गलत फहमी नहीं है, वो रोल करके भी मैं शाहरुख खान नहीं बन सकता था। शाहरुख खान साहब का अपना करिश्मा है, उनका अपना टैलेंट है और वो जहाँ आज पहुँचे हैं वो उसको डिजर्व करते हैं उस पोजीशन को। लेकिन ये एक रेफरेंस की बात है कि हाँ, बिल्कुल। ऐसा मेरे साथ हुआ था। नहीं नहीं हो सकता ये और ये बहुत कम लोग जानते हैं, तो दर्शकों हमको को पता ये था जानना इस बारे बहुत ज़रूरी है। हाँ। फिर संजय खान साहब से मुलाकात कैसी हुई मैं आपकी? दिल्ली में ही था, मुझे बम्बई का रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं मुंबई कैसे जाऊं। जी। और मेरे दिमाग में ये बात बहुत अच्छे बैठे हुए थी कि भाई मुझे जब तक कुछ ऑफर नहीं आएगी, काम नहीं आएगा, मैं कैसे हाँ, जाऊंगा, बॉम्बे आने का क्योंकि कोई मैं बॉम्बे में फायदा किसी को जानता जी। नहीं। हालांकि बॉम्बे के लोग जो दिल्ली में काम करते थे उनके साथ कुछ परिचय था। शैलेंद्र गोयल साहब एक हैं जिन्होंने एक जी के लिए शो किया था, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, जिसमें कमलजीत साहब थे हीरो जी, और राकेश बेदी जी थे, सतीश कौशिक जी थे। उस फिल्म का उस सीरियल का मुख्य खलनायक मैं था, माफिया डॉन इस्माइल भाई। तो 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो रोल शाहरुख खान साहब ने किया। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो रोल शाहरुख खान साहब ने किया। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो रोल शाहरुख खान साहब ने किया। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो रोल शाहरुख खान साहब ने किया। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो रोल शाहरुख खान साहब ने किया। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो रोल शाहरुख खान साहब ने किया। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो रोल शाहरुख खान साहब ने किया। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो रोल शाहरुख खान साहब ने किया। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो रोल शाहरुख खान साहब ने किया। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो रोल शाहरुख खान साहब ने किया। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो रोल शाहरुख खान साहब ने किया। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो रोल शाहरुख खान साहब ने किया। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो रोल शाह
तो वहाँ मुझे राकेश बेदी जी से परिचय हो गया, सतीश कौशिक जी से परिचय हो गया, अपने कमलजीत जी से परिचय हो गया। तो मैंने कहा जब जाऊंगा तो मिलूंगा, लेकिन पहले काम तो ऑफर आए। जी। तो इस बीच अचानक एक दिन फ़ोन आया मुझे कि संजय खान साहब आपको मिलना चाहते हैं, वो दिल्ली में फला 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं, हाँ। तो आप जाइए और ये रूम नंबर है उनका, जाके मिलिए। तो मैं गया, संजय खान साहब ने मुझे देखा ऊपर से नीचे, बोला तुम्हारा सिग्मा देखा है मैंने, और मैं एक सीरियल बना रहा हूँ द ग्रेट मराठा, काम करोगे? मैंने कहा सर आप क्या बात कर रहे हैं, यही तो मैं चाहता था कि बम्बई के लोगों से कॉल आए और मैं काम करूँ। तो बोला ठीक है, मेरे असिस्टेंट्स आपको खबर कर देंगे। हाँ। और आप जयपुर में शूटिंग है, दिल्ली से नज़दीक ही है, आप आ जाइएगा। अच्छा, बॉम्बे में नहीं थी शूटिंग? बॉम्बे में नहीं थी। हाँ, ओके। बॉम्बे में वो दूरदर्शन में मिलने आए थे कुछ काम से, तो उन्होंने उनको मेरा नाम किसी ने सजेस्ट किया होगा। हाँ, उन्होंने देखा भी था ना। हाँ, सिग्मा जी, that's what he said, yeah. और उन्होंने कहा नहीं मैं मिलना भी चाहता हूँ, उस लड़के को बुलाओ उसको। तो मैं गया, तो बातचीत हुई। तो द ग्रेट मराठा में सरदार भान सिंह का रोल मुझे दिया उन्होंने जी। और मेरी खुशकिस्मती कि मैं संजय खान साहब के साथ काम कर रहा था, और मैंने ये महसूस किया कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो खान साहब आपको बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत ज़्यादा जी। तो मेरे हर शॉट के बाद बोलते थे क्लैपिंग। अब सेट पे जितने लोग मौजूद होते थे, जिसका दिल ना भी हो वो तालियां बजाता था, और प्रोडक्शन के लोग मुझसे घबराए रहते थे कि बोलते थे खान साहब का फेवरेट एक्टर है, इसको कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो पैम्परिंग अच्छी मिल रही थी जी। और मुझे याद है उसके कुछ सीन उन्होंने लाल किले पे किए थे, दीवाने आम जो है, जी जी, दीवाने आम पे। तो मैं गया वहाँ, तो बोले कि शैलेंद्र मैं चाहता हूँ आप यहाँ से चल के आएँ, और यहाँ पे वो परीक्षित साहनी, शहबाज खान, पंकज धीर ये लोग खड़े हैं, आके आप अपनी बात कहिए। तो तलवार लेके मैं आता था जी। मैं तलवार लेके से वॉक करके आया, एक रिहर्सल ली उन्होंने, वहाँ आके डायलॉग बोला। वापसी में जाने लगा तो मेरी तलवार इसी हाथ में थी। तो बोले वो कैमरा सामने है और आप तलवार इस हाथ में लेके जब पलटते हो तो तलवार इधर आ जाती है, तो वो ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा क्या आप चाहते हैं? तो बोले कि मैं चाहता हूँ कि जब तुम उधर जाओ तो किसी भी तरह तलवार तुम्हारे इस हाथ में आनी चाहिए जी, लेकिन ये नहीं ऑडियंस को लगना चाहिए कि तुमने जानबूझ के तलवार इधर कैमरे के लिए की है। हाँ हाँ। तो अभी मैंने तुरंत तत्काल सोचना था क्या करना है। मैंने कहा ठीक है सर मैं कुछ करता हूँ। मैं चला आया, पास आया, जैसे ही उन लोगों के निकट पहुँचा मैंने कहा नमस्कार, नमस्कार किया और ये तलवार इस हाथ में आ गई। वाह यहाँ से इस हाथ से इस हाथ में आ गई। सारी डायलॉग बाजी हुई वहाँ जी। उसके बाद मैं पलटा और चल दिया। जब कट हुआ तो संजय खान साहब वहाँ से दौड़ के आए। हाँ। उन्होंने मुझे गले से लगाया, बोला बेटा तू बहुत टैलेंटेड है। मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बोला तुम बम्बई आओ, जी, दिल्ली में उतना तुम्हें काम नहीं मिलेगा और आपके बॉम्बे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी बॉम्बे ये तो रहा दिल्ली का सफ़र जी। यहाँ से बॉम्बे का सफ़र कैसे शुरू हुआ ये हम सुनते हैं ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों देख रहे हैं ना, इंसान अगर मेहनत करे, कोशिश करे तो कामयाबी अपने आप मिलती है। हम बात कर रहे हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से। तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से दिल्ली का सफ़र तो सुन लिया, अब सुनते हैं उनका बॉम्बे का सफ़र। तो हमने सुना बॉम्बे आप तो आ गए वहाँ से। बॉम्बे आने के बाद एक जाने माने डायरेक्टर के साथ आपका कुछ नोक-झोंक हो गया था, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं नया बॉम्बे पहुँचा था तो मुझे बताया गया कि बीपी सिंह साहब सीआईडी बना रहे हैं, तो आप ज़रा मिलिए उनको, फला बंगले में वर्सोवा के पास शूट कर रहे हैं। मैं चला गया तो शायद मेरा बुरा दिन था। सिंह साहब सेट के बाहर बैठे हुए थे चेयर पे, ऐसे सिर करके। तो बाद में पता चला था कि अंदर कोई एक्टर था जो बार बार रीटेक दे रहा था, जिससे इरिटेट होकर वो बाहर बैठे हुए बाहर आ गए थे और बोला था उसको डायलॉग याद करो। और मैं गलत टाइम पे पहुंचा था। तो मैंने जाके बोला सर एक्सक्यूज़ मी, मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, एक्टर हूँ, अपने बारे में जो कुछ भी बताना था बताया। तो वो उन्होंने मुझे देखा नहीं, अपना सर नीचे किए हुए बोले जाओ यार तुम्हारे ऐसे बहुत आते हैं।
मेरी ईगो हर्ट हुई थोड़ी। मैंने कहा यार ऐसे हर डायरेक्टर ने मुझे बोल दिया कि तुम जाओ यार, तो मेरा पैकअप हो जाएगा बॉम्बे से, बिल्कुल। काम ही नहीं मिलेगा। मैंने कहा अब तो जो होना था हो ही गया है, इनको सुना दो अच्छे से। मैंने कहा सिंह साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप हमारे बड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं ऐसे ही नहीं आ गया हूँ, मैं काम सीख के आया हूँ, और लोग मेरे ही जैसे नहीं आते होंगे, वो बिना सीखे आते होंगे जो आपको तंग करते हैं। आप मुझे कोई स्क्रिप्ट दीजिए या अपने हिसाब से कोई सिचुएशन दीजिए, एंड स्विच ऑन द कैमरा, आई विल शो दैट आई एम एन एक्टर। ये सुन के उन्होंने अपनी मुंडी उठाई और मुझे बोले ठीक है, मेरे असिस्टेंट को फ़ोटो दे दीजिए। मैंने फ़ोटो दे दिया जी। लेकिन उन दिनों हम एक डायरी रखा करते थे, किस डायरेक्टर से मिलना है, कहाँ जाना है। मैंने बीपी सिंह साहब के नाम के आगे क्रॉस लगा दिया, ये आदमी मुझे काम नहीं देगा। उसके एक हफ्ते बाद वो कहीं शूट कर रहे होंगे, तो उन्होंने वहाँ सेट पे किसी से पूछा कि यार एक एक्टर चाहिए जो ज़बरदस्त विलेन का काम करे और बहुत सारे डायलॉग्स हैं उसको तो जो बोल सके। तो वहाँ मेरे कोई जानने वाले मित्र थे, उन्होंने बोला कि एक दिल्ली से लड़का आया हुआ है शैलेंद्र श्रीवास्तव, उसको बुलाइए। उनको मेरा नाम याद नहीं था उस वक्त। बोला हाँ बुलाओ। तो उसने मुझे सेट से ही फ़ोन किया कि आप आ जाइए फला फला जगह मिलने। मैंने कहा किससे मिलना है? बोला बीपी सिंह। मैंने फ़ोन काट दिया। हाँ। तो उसने वापस फ़ोन किया, वो ने मेरा फ़ोन क्यों काट रहे हो? मैं कहा नहीं यार, मेरा झगड़ा हो चुका है, वो आदमी मुझे काम देंगे नहीं। हाँ। वह आप आ तो जाइए, एक बार हमारे कहने पे आइए। मैं बड़ा रिलक्टेंटली पहुंचा। तो वहाँ पहुंचने के बाद सिंह साहब ने मुझे दूर से देख लिया था। मैं जब नज़दीक पहुंचा तो हंसने लगे और बोले इनके साथ तो अच्छी खासी हो चुकी है हमारी, तो क्या करें शैलेंद्र जी? मैंने कहा सर आपके पास एक ही ऑप्शन है, मुझे काम दीजिए और तब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, कल भांडुप में एक ऑयल फैक्ट्री का एड्रेस दिया, आप यहाँ पहुँचिए, आपकी शूटिंग कल से है जी। मैं सेट पे पहुँचा तो असिस्टेंट डायलॉग लेके आ गया। 3 पेज का पहला ही सीन था मेरा। और जो लोग जानते हैं सिंह साहब को, जानते हैं कि वो कैमरा को स्टैंड पे नहीं रखते, वो कंधे पे रखते हैं। कंधे पे कैमरा रखा उन्होंने और पूरे शॉट को कोरियोग्राफ किया कि आप फला डायलॉग में यहाँ आएंगे, इस डायलॉग में यहाँ आएंगे, उस डायलॉग में यहाँ पहुँचेंगे, ये मार्किंग याद रखिएगा। मैंने कहा ठीक है सर। जी। और सरस्वती की कृपा, भगवान की कृपा, आप लोगों की दुआएं, पहला ही टेक ओके हुआ। गुड। और वहाँ डायरेक्टर थे हमारे आजकल के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, आशुतोष गवईकर, उसमें हमारे को एक्टर थे वो शिवाजी साटम, ये सब लोग, दया सेठी, सारे लोग बैठे हुए थे। तो सब लोग देख रहे थे, उन्होंने क्लैपिंग की, बहुत अच्छा शॉट दिया। अब यहाँ सिंह साहब का बड़कपन देखा मैंने, उन्होंने कैमरा अपने असिस्टेंट को दिया। हाँ। ही केम टू मी, ही हग्ड मी, गले लगाया sweet। और बोले आई एम सॉरी फॉर दैट डे। कितनी बड़ी बात बड़ी है। बात थी, मेरे आंखों में आंसू आ गए। That's so sweet of him। और उन्होंने कहा इनको आहट के फलां एपिसोड में बुलाओ। लकीली आहट के उस एपिसोड को जिसमें मैंने काम किया था, बेस्ट एपिसोड का अवार्ड मिल गया। वाह। तब से पिछले 21-22 सालों से मैं सिंह साहब के प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ। अब वो हर कुछ महीने के गैप के बाद मुझे जब मेरे लायक कोई रोल होता है बुला लेते हैं। अच्छा, ये रहा आपका टीवी सफ़र, टेलीविज़न का। फिल्मों के इस कैमरे के सामने आप कैसे मैंने आए? बहुत काम किया, मैं आपको बताऊँ। जैसे सुनील अग्निहोत्री साहब एक डायरेक्टर हैं, बहुत हमारे कामयाब डायरेक्टर इंडस्ट्री के। उनके साथ युग से मेरी शुरुआत हुई। युग सीरियल जो बनता था, युग सीरियल किया मैंने। उसके बाद उन्होंने मुझे चंद्रकांता में काम दिया, चंद्रकांता में तांत्रिक का रोल दिया जी। उसके बाद कहानी चंद्रकांता की एक उन्होंने चंद्रमुखी, पहला सीरियल था चंद्रमुखी, कहानी चंद्रकांता की बनाई, उसमें मुझे क्रूर सिंह का रोल दिया। एक ब्लैक सीरियल बनाया, उसमें मुझे एक डरे हुए आदमी का, मिस्टर गोम्स का रोल दिया। तो वो कहते थे ये मेरा एक ऐसा एक्टर है जिसको मैं कोई भी रोल दे सकता हूँ और ये कुछ भी कर जाता है। हाँ। और टीवी सीरियल भी एक मैंने किया था, यू टीवी का प्रोडक्शन था, शाकाला का बूम बूम। याद है। उसमें मेरा एक डायलॉग था, तकिया कलाम यूज़ किया था मैंने, कंटीला। वो बच्चों में इतना पॉपुलर था कि जब मैं सुबह निकलता था तो पूरी की पूरी बच्चों की बस मुझे कंटीला अंकल बोलती थी। हाँ, sweet। और उसमें कहानी थी एक ऐसी कि एक पेंसिल, जादुई पेंसिल की कहानी थी कि बच्चा उस पेंसिल से जो भी चीज़ ड्रॉ करता है वो प्रकट हो जाती है। आप यकीन मानिए मेरे घर सुबह सुबह छोटे छोटे इनोसेंट बच्चे आ जाते थे कि अंकल वो पेंसिल दे दो। हाँ। मैं बोल रहा था भाई ऐसी कोई पेंसिल नहीं है मेरे पास, बट बच्चों का प्यार देख के अच्छा लगता था। प्यार और उनकी मासूमियत। जी जी जी। और केतन मेहता और पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? पहली फिल्म मैंने की थी गदर। हाँ।
वो अनिल शर्मा जी की फिल्म थी। हाँ, गदर एक प्रेम कहानी। जी 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 जी, जी, जी। हाँ, तो उसमें अमरीश पुरी जी के साथ मेरा सीन था। जी और जब वो सीन किया था मैंने, तो उस सीन के बाद मैं अमरीश जी बहुत सीनियर एक्टर थे, लेकिन अमरीश जी ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेरी आंखों में आंखें डाल के बहुत कम एक्टर डायलॉग बोलते हैं। वो काके तू कहाँ से है? बोला सर मैं थिएटर से हूँ। बोला मैं तभी कह रहा हूँ कि मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है, इसको इतना कॉन्फिडेंस थिएटर से मिला है। हाँ, तो थिएटर से एक कॉन्फिडेंस आता है आप में। क्योंकि अंदरूनी आप में एक्टिंग का है। देखिए, आपको एनएसडी में आपको एडमिशन नहीं मिला, जी। उसके बावजूद आप इतने अच्छे कलाकार साबित जी, हुए जी, हैं। जी, मतलब जी। वो आपके अंदर भी होता है। ये प्रभु कृपा है, और मैंने कहा ना कि आप लोगों को देख के सीखा है। जी। और राम गोपाल वर्मा जी के साथ तो आपने बहुत काम किया। जी, जी, जी। उसमें से एक फिल्म मेरी भी थी, जी। रक्त चरित्रा। उनके साथ कैसे मिलना हुआ? और उनके पहली फिल्म मेरी उनके साथ नहीं थी, उनकी प्रोडक्शन की फिल्म थी जी डी, जिसमें रणदीप हुडा लॉन्च हुए थे। जी बिल्कुल। तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर का रोल था, जो रणदीप हुडा की बड़ी पिटाई करता है शुरू में ही। तो मैं गया, मैं विश्राम सावंत जी उसके डायरेक्टर थे, प्रोडक्शन थी वो इनकी, हाँ। राम गोपाल वर्मा साहब की। तो मेरा कोई इंट्रोडक्शन था नहीं उनसे। जी। मुझे डबिंग के लिए बुलाया गया एम्पायर स्टूडियो में। तो वहाँ राम गोपाल वर्मा साहब उसके शॉट्स देखने आए थे। तो शॉट्स देख के बोले ये लड़का कहाँ है? तो उन्होंने बोला बगल में बैठे हैं, वो डबिंग के लिए आए हैं। तो बुलाओ उसको। मैं गया, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, तुम्हारे साथ आगे काम करेंगे। तो मैंने कहा थैंक यू सर। तो फिर रक्त चरित्र में आप भी थी मेरे साथ, जी। काम किया। और मुझे याद है जब मैंने वो सीक्वेंस किया था, तो मैंने एक सीन इम्प्रोवाइज़ किया था कि विवेक ओबेरॉय को कॉलर पकड़ के मैं धक्का देता हूँ कि जा कर ले भरत मिलाप। उसके भाई को, सुशांत सिंह को मार के मैंने बैठाया हुआ है बगल में, डाला हुआ है बगल के कमरे में। तो रामू जी को बहुत अच्छा लगा, बोले तेलुगु का भी हम इसमें करेंगे, तो आप सेम कीजिए जो आपने हिंदी में किया है। मैंने कहा ठीक है सर, तो तेलुगु के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे याद करना पड़ेगा। उन्होंने दिया वो वक्त। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट की मैंने संजय दत्त साहब के साथ, और राणा दगुपति जो आज के बड़े पॉपुलर एक्टर हैं साउथ के, बाहुबली में। तो मेरा मर्डर, मुझे मारते हैं वही दोनों, संजय दत्त और राणा दगुपति। हाँ। और इस तरह से राम गोपाल वर्मा जी के साथ काम करने का सिलसिला शुरू हुआ। और किन किन डायरेक्टरों के साथ आपने काम किया? केतन मेहता साहब के साथ। जी। केतन मेहता के साहब के साथ शुरू में एक फिल्म आई थी सरदार पटेल, जी। जिसमें मैंने महाराजा जोधपुर का रोल किया था। सुहासिनी मूले बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने मुझे कास्ट किया था। जी। वो किया था मैंने। उसके बाद बम बम बोले एक फिल्म की थी मैंने प्रियदर्शन जी के साथ, जिसकी राइटर हैं मनीषा कोरडे, काफ़ी फिल्में उनकी लिखती हैं। जी। तो उन्होंने मेरी कास्टिंग उसमें की थी एज ए विलन। ओके। तो प्रियदर्शन जी के साथ काम किया। और तिग्मांशु धुलिया जी की फिल्म है पान सिंह तोमर, जी। हाँ। उसमें इरफान के कज़न का रोल किया है मैंने। और उसमें इरफान पहला मर्डर मेरा ही करते हैं, मुझे मार के डकैत बनते हैं। अच्छा। अच्छा, एक आपका सीरियल था जय हनुमान भी? जी है, जय हनुमान, वो संजय खान साहब का था। जी। अच्छा, वो बॉम्बे में शूट किया था? वो उमरगांव में शूट हुआ था। अच्छा। वो मैं जब नया नया आया था, तो मैं उस वक्त कोई दरवाजा पता नहीं था, तो मैं सीधा संजय खान साहब के ऑफिस पहुंच गया था। जी। मैंने खान साहब आपने कहा था आप बम्बई आना चाहिए, वो आ तो गए। बुलंद दरवाजा है जहाँ पहुंच गए थे। हाँ। तो मैं आ गया। जी। तो बोले कि ठीक है, असिस्टेंट को बुलाया, क्या रोल बचा है? बोला सर सारी कास्टिंग हो गई, एक ही इंपॉर्टेंट रोल बचा है अहिरावण का। तो उन्होंने बोला कास्ट हिम इमीडिएटली। और मुझे अपने कमरे में ले गए, 50,000 कैश मुझे हाथ में दिया, बोला नए नए हो, बम्बई में ज़रूरत पड़ेगी। That's so sweet. ऐसा कौन करता है? हाँ, कौन ऐसा करता कौन है करता यार। है? और मैं ये मानता हूँ कि संजय खान साहब ने बहुत पैम्पर किया मुझे, बहुत पैम्पर किया। और उनका हौसला ही था, कि उनका दिया हुआ हौसला कि मैं बॉम्बे आया और काम करके आज जहाँ भी हूँ आपके सामने हूँ। जी। अच्छा, आपने एक फिल्म की थी राजकुमार संतोषी जी की, जी, जी, फैमिली, जी। अमिताभ जी, जी, जी। बच्चन जी के साथ आपने काम वो किया। भी वो बहुत experience अच्छा एक वाकया है कि मुझे बुलाया गया। तो पहले बताया गया कि एक असिस्टेंट ने मुझे ब्रीफ किया कि एक सीक्वेंस है जिसमें अमिताभ बच्चन साहब आते हैं और कई माफिया डॉन बैठे हुए हैं टेबल पे, उसमें से आप एक हैं। जी। मैंने कहा नहीं करूँगा। राजकुमार संतोषी जी के साथ नहीं करेंगे? मैं कहा नहीं, ऐसा रोल नहीं करूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ। मुझे ये तो लगे मैं अमित जी के साथ काम कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर रहा हूँ। मैं बोल के चला आया। हाँ।
मेरे घर आए तो घर के लोग बोले अरे क्यों छोड़ा है, तो अमिताभ बच्चन साहब के साथ स्क्रीन शेयर करना ही बड़ी बात है। मैं कहा नहीं, मुझे जब तक उनके साथ बात करने का मौका ना मिले मैं क्यों करूं। हाँ। तो करीबन 10 दिन बाद फिर फोन आया कि आइए, अभी अमिताभ बच्चन साहब के साथ रोल है। हाँ। एक इंस्पेक्टर भोसले का रोल है। हाँ। और आपको लास्ट में अमित जी ही मारेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। हाँ, उनसे मार खाना मंजूर है। हाँ। और जितने मेरे सीक्वेंसेस थे उसमें राजकुमार संतोषी जी ने मेरे अमित जी के साथ ही रखे थे। तो मैं जाता था, वो सेट पे ही डायलॉग लिखते थे। राजकुमार संतोषी जी खुद ही लिखते हैं जी। बोलते थे जरा पढ़ना शैलेंद्र, मैं पढ़ता था, हाँ चलो शूट करते हैं। तो बल्कि मैंने वहाँ देखा कि इतना काम करने के बाद अमिताभ बच्चन साहब में मतलब इतने प्रोफेशनल हैं वो, कि मैं अपना शॉट दे के चला गया था। वैनिटी में आया असिस्टेंट कि अमित जी बुला रहे हैं। मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहे हैं? नहीं बुला रहे हैं, आप आइए। मैं गया तो अमिताभ बच्चन साहब ने मुझे बोला कि जो डायलॉग आपने बोला था, हाँ। वो कैमरे के पीछे से खड़े होकर आप जरा बोलेंगे। हाँ। ये असिस्टेंट लोग उस हिसाब से नहीं बोलते हैं, आपने जिस अंदाज में बोला था उसी अंदाज में बोल दीजिए। अच्छा, वो शॉट अमित जी का था क्लोजअप में? हाँ, क्लोजअप उनका चल रहा था, मैं अपना क्लोजअप दे के चला गया। हाँ, तो आपको क्यू के लिए? जी, हाँ। तो क्यू के लिए अमित जी ने मुझे बुलवाया। तो मुझे लगा यार वो यही सब सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल। और हम फेस टू फेस जब फाइट चल रही थी तो मैं गोली चला रहा था, अमित जी भी गोली चला रहे थे। वो गोली, वो बुलेट का एक जो कवर होता है, जो पीतल का स्टील का होता है, वो उछल के बहुत तेजी से मेरे सिर पे लगा। अरे बाप रे। मैं सर पकड़ के बैठ गया। हाँ। मैं उनकी महानता कहूँगा कि उनके सामने मैं बहुत छोटा कलाकार था। दौड़ के आए, मेरा सर सहलाया, सर में देखा, बोला खाली चोट लगी है, कुछ सर और फटा नहीं है, लेकिन आराम कर लो, जब तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद शूट करेंगे। हाँ। मतलब मैं गदगद हो गया था कि अमिताभ बच्चन साहब आए, मेरा सर सहलाया, उन्होंने ये किया वो किया। तो मतलब आप कायल हो जाते हैं ऐसे इंसान। हाँ बिल्कुल, इतनी खूबसूरत नोट बातें आपने बताई। इन्हीं खूबसूरत बातों पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सुनेंगे बड़ी बड़ी बातें थोड़ी देर के बाद। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जानते हैं और मज़ेदार बातें। फिल्मों के बारे में तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं और फिल्मों के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन रीजनल फिल्म में, क्योंकि आपने रीजनल फिल्म भी की है, तो उसके बारे में बताइए आप। रीजनल फिल्मों का ऐसा है कि भोजपुरी मेरी मदर टंग है। हाँ। और मुझे एक ऑफ़र आई सुरेंद्र पाल जी के यहाँ से कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसमें मनोज तिवारी, जो आजकल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जी, वो हीरो हैं और आप उसमें विलेन का रोल कर रहे हैं। तो मैं बड़ा रिलेक्टेंट था कि भोजपुरी करूं या ना करूं। तो मेरी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी भाषा है, तुम्हें करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, चलो मैं अब करता हूं। तो मैंने किया और मैं खुद भी हैरान हो गया था कि पहली ही फिल्म की थी मैंने वो जी, और मुझे उसके लिए बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला। फिर मेरे मित्र हैं रवि किशन, उन्होंने कहा कि मैं अपनी होम प्रोडक्शन कर रहा हूँ बिहारी माफिया, आप उसमें मेन विलेन हैं हमारे खिलाफ। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो भी किया। फिर दीपक सावंत जो अमिताभ बच्चन साहब के मेकअप मैन हैं, उनसे परिचय हो गया था। वो एक फिल्म बना रहे थे गंगोत्री। तो उन्होंने कहा कि उसमें अमित जी के साथ एक सीक्वेंस है, बड़ा इमोशनल सीक्वेंस है, जिसमें हिंदी फिल्म, भोजपुरी ओके। तो आप उसमें अमित जी के आप पुराने ड्राइवर हैं और वो आपको गले लगाते हैं, बड़ा इमोशनल सीन है। तो मैं चाहता हूँ आप करें, एक ही सीन है लेकिन आप कीजिए। मैंने कहा अमित जी के साथ एक भी सीन कौन मना करेगा। मैंने किया और बिहारी माफिया के लिए मैं नॉमिनेट हुआ था बेस्ट विलन, मुझे अवार्ड नहीं मिला था। गुर्जर जाट गुर्जरों की एक भाषा होती है जो गुर्जरी लैंग्वेज कहलाती है, उसकी फिल्म ताऊ झगड़ू मैंने की थी, जिसमें आजकल के बड़े फेमस कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश छाबड़ा, वो हीरो थे, मैं विलन था। ओह अच्छा। जी जी जी। तो रीजनल फिल्में ये की हैं मैंने। हाँ, और तेलुगु में भी किया तेलुगु में किया है। अभी राम गोपाल वर्मा साहब ने मुझे अचानक उनका फ़ोन आता है मुझे, मतलब बिना अलर्ट किए हुए जी, कहाँ हो? मैं बॉम्बे में हूँ। अच्छा, डेट्स फ्री हैं? मैं कहा हाँ सर फ्री है, आ जाओ। कुछ रोल नहीं बताया, कुछ नहीं। मैं पहुंचा तो एयरपोर्ट पे ड्राइवर ने मुझे स्क्रिप्ट दी कि सर ये स्क्रिप्ट है। तो एक लॉयर का रोल था, जो मीरा चोपड़ा उसमें हीरोइन है, सचिन जोशी जो हैं हीरो हैं जी,
और सचिन जोशी के लॉयर जो हैं वो टिस्का चोपड़ा हैं और मैं मीरा चोपड़ा का लॉयर हूँ। तो हमारी कन्फ्रंटेशन है कोर्ट में। जी। बड़ा ज़बरदस्त सीन था। तो उसका एक सीक्वेंस था जिसमें मैं मकरंद देश पांडे को डांटता हूँ बहुत ज़ोर से। तो उस दिन कैमरा रामू जी खुद ही हैंडल कर रहे थे। तो ट्रॉली पे शॉट लगाया हुआ था, मैंने कैमरे को हम नहीं देख रहे थे, मैं उनको डायरेक्ट ऐसे डांट रहा था। जी। क्लाइमेक्स पे मैं कुछ इम्प्रोवाइजेशन की मैंने, और रामू जी हंस पड़े और वो कैमरा पूरा जर्क ऐसे से हाथ से हिल गया पूरा। हाँ। तो उन्होंने बोला रीटेक करते हैं। मैंने कहा कुछ गलत किया सर? बोला नहीं बहुत अच्छा किया तूने। मैं वो देख के हंस पड़ा था। हाँ। और कैमरा मेरे हाथ से हिल गया पूरा। हाँ। तो वही करना जो अभी किया था वो रीटेक करते हैं। जी। रीटेक किया मैंने, तो फिर मेरे पास आए, बोले मेरी तेलुगु फिल्म बन रही है जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, तुम विलेन कर रहे हो। मैं तो मतलब लगा कहीं गिर ना जाऊं मैं इतनी खुशी सुन के। तो मैंने कहा रामू जी ये आप ही कर सकते थे। तो बोले अभी तो आप जाओ, इसमें इस फिल्म का तो काम खत्म है, मैं आपको स्क्रिप्ट भिजवाता हूँ। मैंने कहा भिजवा दीजिए। स्क्रिप्ट आई तो मेरे हाथ पे फूल गए देख के। वो करीबन 15-16 पेज मेरे ही डायलॉग थे, तेलुगु के बड़े बड़े शब्द थे। जी। लेकिन चूंकि मैं संस्कृत जानता हूँ और संस्कृत बोल पाता हूँ अच्छे से, तो प्रोनाउंसिएशन तो मैं कर लेता था, लेकिन मुझे मतलब नहीं मालूम था। तो मेरी वाइफ ने बताया कि उनके पड़ोस में एक गायत्री जी रहती हैं, वो जो आंध्रा से हैं। जी। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूरे शब्दों के मायने लिख लिए। हाँ, उससे हिंदी काफी में। फर्क पड़ता है। बिल्कुल। अब जब भाव समझ गए तो अभिनय तो हम कर ही पाते हैं, जो कोशिश कर लेते हैं थोड़ी तो आपको याद है एक दो लाइन तो जरा जी 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 सुनाइएगा। मुझे याद है, मैं कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की। जी। जरिगिंदेदो जरिगिपोइंदी गुरुतु पट्टा डानिके వీళ్ళే కొండు వీడి ముఖాని చెక్కించేసి శవాన్ని రాత్రిపూట మూసీ నదిలో పడేయండి। वेरी नाइस। तो इसका मतलब बता मतलब दीजिए। इसका यह है कि जो हो गया सो हो गया। हाँ। अब ये जो लाश है इसकी पहचान को मिटाने के लिए नदी में बह- चेसी मतलब इसको रगड़ दो चेहरे को, हाँ। और शवान्नी मतलब इस शव को। डेड बॉडी को हाँ। रात्रि की बेला में मूसी नदी वहाँ बहती है, मूसी नदी में बहा दो। बहादुर। ये है इसका हाँ। मतलब। क्योंकि मतलब मैं तो समझ गई थी, मैं चाहती थी कि हमारे दर्शकों जी को। जी जी। तो और मैं ये करके जब मैं सेट पे तो बहुत तारीफ की और उन्होंने। आर्टिस्ट कौन थे इसमें वहाँ के? उनका नाम है इसमें अपने प्रकाश राज जी हैं, हाँ हाँ। और मनोज मंचू हैं। मनोज मंचू। हाँ। जी। ओके। जगत बाबू एक हैं वहाँ के, वो हैं। तो अच्छी जगत फिल्म- बाबू या जगपति बाबू? जगपति बाबू, सॉरी मैं नाम भूल रहा या, हूँ, जगपति या, बाबू। हाँ। तो सेट पे तो रामू जी ने बहुत तारीफ की ही। हाँ। पैकअप के बाद मैं फ़्लाइट लेके बॉम्बे आ गया, जी। और सुबह उठा तो मैंने जब फ़ोन देखा तो उसमें एक मैसेज आया हुआ था राम गोपाल वर्मा जी के यहाँ से, और वो लिखा था कि यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, आई एम ट्रूली अमेज्ड विद योर सिंसियरिटी एंड कंसिस्टेंसी। या मेरे लिए ये किसी अवार्ड से कम नहीं है। बिल्कुल। ये बात, इसके बारे में मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगी। राम गोपाल वर्मा जी के साथ मैंने भी पहली बार काम किया था। रामू जी की एक बात बहुत अच्छी है, अगर कोई आर्टिस्ट अच्छा काम करता है तो उसको इतना ये अप्रिशिएट appreciate, करते ये हैं। appreciate, yes। वो अप्रिसिएशन ऐसा लगता है कि कोई अवार्ड से कम नहीं है। जब मैंने रक्त चरित्र में काम किया था उसके बाद उन्होंने एक मैसेज रात को बजा था, तो मैंने देखा नहीं, सुबह में उठ के जब मैंने देखा तो उन्होंने कहा कि आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं इतने साल आपके साथ क्यों नहीं काम क्या किया। बात, क्या बात। मैं, आप यकीन कीजिए, देखो अभी भी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स उस बात के लिए। मैं रामू जी की इतनी शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद आपका हौसला और बढ़ जाता है। नहीं, बहुत अच्छे अच्छा आर्टिस्टों लगा। के साथ काम करने में मजा आता है। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन के साथ जब मैं काम करता हूँ तो बड़ा मजा आता है। हाँ। आपके साथ जब मैंने स्क्रीन स्पेस शेयर किया था तो मैं अपने आप को धन्य मान रहा था कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ मैं नहीं, स्क्रीन नहीं। शेयर कर रहा हूँ। और आपकी डेडिकेशन मैंने देखी थी कि बारिश हो रही थी, मैं तो छाता लगाए खड़ा था, आप वैसे भीग नहीं थी, कांप रही थी, आप अपना कांपना रोक लेती थी शॉट के वक्त। तो ये सब देख के ही तो हम लोग सीखते हैं, प्रेरणा मिलती है। चलिए अब बातें करते हैं आपके फैमिली के बारे में। जी। हम जानना चाहते हैं, प्रीति आपकी वाइफ जी का जी नाम जी है? मेरी वाइफ का नाम प्रीति है, और उनके साथ बारे में। मैंने प्रेम विवाह किया। हाँ, तो उसके और बारे में हमारे बताइए। इन लॉज बड़े खिलाफ थे, मेरे घर के भी लोग बड़े खिलाफ थे। जी। इन लॉज का कहना था कि फिल्मी आदमी है, पता नहीं कब छोड़ दे, कभी दूसरी लड़की से शादी कर ले। हाँ।
मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम देखने के बाद उनको लगेगा कि नहीं ये सही फैसला था और कोई घबराहट की बात नहीं है। हाँ। और मेरी 2 बहनें थीं जिसमें से एक की डेथ हो गई, किडनी फेलियर हो गया था। एक शादीशुदा हैं, सेटल्ड हैं, और 2 भाई हैं। एक चंडीगढ़ में बैंक में काम करते हैं, विजेंद्र, और प्रीति क्या करती हैं? प्रीति पहले आईसीआईसीआई बैंक में एक सीनियर ऑफिसर थी जी। बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया था हैदराबाद, तो उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। अभी पिछले ही हफ्ते उन्होंने एक कडल नाम की एनजीओ ज्वाइन की है, जहां डायरेक्टर की पोस्ट पे उनको बुलाया गया है। वो कैंसर पेशेंट्स कडल मींस इज इट इन तमिलनाडु? इन मुंबई। इन मुंबई कडल, मुंबई, कडल का क्या मतलब? कडल मतलब आप कडल करते हैं? अच्छा, वो कडल। जी जी, क्योंकि इट वाज साउंडिंग लाइक तमिल। हाँ, जी, जी, तो कडल करते हैं। वो है कि लोगों को आप ऐसे जो जिनको कैंसर है इनको आप गले लगाइए उनको। तो एनजीओ में अभी पिछले हफ्ते ज्वाइन किया उन्होंने। हम नव्या के बारे में भी जानना चाहेंगे, जो आपकी जी जी जी, मेरी बिटिया है नव्या नवेली श्रीवास्तव जी, और वो अभी 8th क्लास में हैं, मानिक जी के ऊपर में पढ़ती हैं जी। और वो इसी उम्र में ब्लैक बेल्ट हैं और बैडमिंटन का बहुत शौक है उनको। बैडमिंटन की ट्रेनिंग ले रही हैं वो यहाँ अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। वेरी गुड। अच्छा, वो और स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं कि वो बैडमिंटन की बड़ी प्लेयर बने। वेरी गुड। और मेरी पिता के नाते दुआ है प्रभु से कि उनके स्वप्न को पूरा करें। अच्छा, आपने टीवी भी किया, थिएटर भी किया, फिल्में भी किया, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस में आया था काम करके? देखिए, मज़ा आने का जो बात है जरीना जी, वो थिएटर में ज़्यादा आता है, क्योंकि थिएटर में ये होता है कि आप थिएटर का नशा ही कुछ और है। थिएटर में ये होता है कि ऑडियंस से आप तुरंत कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल। हम लोगों को सिखाया गया था कि जैसे मान लीजिए मैं कोई डायलॉग आपसे बोल रहा हूँ तो फर्स्ट लाइन मुझे आपको देनी होती है, बाकी के सारे पैराग्राफ को मुझे ऑडियंस को देना होता है जी, क्योंकि ऑडियंस आपकी बात सुन रही है। तो वहाँ तालियां और गालियां तुरंत मिल जाती हैं। हाँ। तो पता चल जाता है कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। अच्छा, थिएटर में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आज आपने शो में कुछ ऐसा किया है, कल आप दूसरी वेरिएशन करके देखते हैं कि ये ऑडियंस को कैसा लग रहा है। जबकि फिल्म में या सीरियल में एक बार जो कैमरे में छप गया वो छप गया, बिल्कुल आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये फर्क होता है। तो बॉम्बे भी मैंने पृथ्वी थिएटर में कभी मुझे अवसर मिलता है तो मैं शोज करता हूँ जब फ्री होता हूँ। ओके। अच्छा, कभी वापस आप बलिया जाना हुआ आपका? जी, जाना हुआ। बलिया के लोगों ने मुझे मेरा नागरिक अभिनंदन किया था जी, कि मैं बलिया का हूँ इस नाते, तो वो भी मेरे लिए कामयाबी थी। बिल्कुल। और आपके शो का जो नाम है कोशिश से कामयाबी तक, तो मैं ये कहूँगा कि कोशिश भी निरंतर करनी पड़ती है और कामयाबी का भी कोई अंत नहीं है, कामयाबी भी अनंत है। आप चलते जाइए, कोशिशें करते जाइए, कामयाबियाँ 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 आप पहुंच जाते हैं। वो एक फॉग की तरह है जी, कि आप फॉग में सड़क पे चलिए, थोड़ी दूर आप जाते हैं फिर आगे की सड़क दिखाई देने लगती है। तो पहले तो यही मुश्किल था कि हम आप जैसे लोगों तक पहुँचें कैसे, और पहुँच गए तो अब ये कभी इनके साथ काम कैसे करें। हर एक के साथ अच्छी फिल्में मिलें, अच्छे सीरियल मिलें। अगर आप अपनी कामयाबी का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को देना चाहेंगे तो आप किसे देंगे? मैं अपने पूरे परिवार को दूंगा, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा जी, और विशेष रूप से मेरी पत्नी, और वो मतलब हमेशा कंधे से कंधा मिलाए खड़ी रही कि कोई नहीं, आप मतलब कई बार ऐसा भी होता था कि छोड़ दो यार, हाँ, नहीं हो रहा है, क्योंकि तुरंत काम मिलता नहीं है जी। कई बार आप काम कर लीजिए, उसके बाद भी काम नहीं मिलता है। तो कोई फिक्स तो होता नहीं है हमारा कि नहीं इसके बाद तुरंत दूसरा मिल जाएगा। हाँ। तो उसके लिए भी कोशिश करनी पड़ती है, लुक टेस्ट देने पड़ते हैं, ऑडिशन देने पड़ते हैं। हाँ, इतना काम करने के बाद भी आज देना मैंने पड़ता अभी है। मैं हैरान था, अभी 10-15 दिन पहले मुंबई मिरर में एक आर्टिकल आया था कि रोहिणी हट्टंगडी जी को भी लुक टेस्ट का बहाना करके ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। बताइए, नेशनल अवार्ड विनर रोहिणी जी। अभी क्योंकि आजकल के नए बच्चे हैं जो उनको नहीं समझ है, बिल्कुल नहीं पता समझ नहीं है कि किसका ऑडिशन लेना है, किसका ऑडिशन नहीं लेना है। अगर आपको बुला रहे हैं, मतलब एक ये हस्ती है, उनका पहले आप देख लीजिए ना। आप आजकल यूट्यूब में, गूगल में हर चीज़ अवेलेबल है। नहीं, वो मेहनत कौन करे। ये शुक्र है कि उनको बुलाने के बाद आपका नाम क्या है नहीं पूछते। मैं समझता हूँ आज हमारी इंडस्ट्री में गिने चुने जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो
रियल कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, बाकी ये ऑप्शन सप्लायर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत सारे ऑप्शन लेके भेज देते हैं। या अच्छा, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। Same here। शैलेंद्र जी, आपके बाजू में एक किताब रखी है, उसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई है। मैं बिल्कुल करूँगा। एक ऑटोग्राफ कर दीजिए और मैं हमारे बिल्कुल ऑडियंस करूँगा, को लेकिन दिखा उससे दीजिए। पहले मैं एक आखिरी शेर के साथ अपनी बात जी खत्म ज़रूर करूँगा ज़रूर, इरशाद। कि आपके शो के नाम पर कोशिश से कामयाबी तक के लिए कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और ये कमी का जो एहसास है, हाँ। यह हमेशा हमें खड़ा रखता है कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, कामयाबी अभी और दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। बिल्कुल सही है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से